बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बाय द नेम ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। उसका टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है टू every action there is always an equal but opposite reaction। यानी कि कोई भी एक्शन करेंगे ना, ठीक है, उसके बदले में एक रिएक्शन होगा, लेकिन वो ऑपोजिट होगा रिएक्शन। ठीक है, इसका समझने का तरीका ये है कि बुक के अकॉर्डिंग वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि एक बॉडी ए है, वो बॉडी बी पे एक फोर्स एफ एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह जो बॉडी बी है ना, वो ए जो है बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, वो एक्शन है। ठीक है, इसी तरह बॉडी बी रिवर्सली उसके उस एक्शन के नतीजे में एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है ए के ऊपर, उसको रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सही है। तो आगे जो है दो एग्जांपल्स आती हैं, सही है। वो कहता है एक्शन जो है ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय अकॉम्पेनिड बाय रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन इज यानी कि एक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन होगा, और जो दो फोर्सेस है ना वो इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट होती हैं, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन है दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। अच्छा, उसने समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। उसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल ये दिया है, वो कहता है कि सपोज करें कि आपने ना एक बुक रखी हुई है, एक टेबल है, उस पे ना एक बुक रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो बुक का वेट है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको एक्शन कहेंगे। और जो टेबल का रिएक्शन है ना, टेबल का रिएक्शन वो बुक पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको रिएक्शन कहेंगे। मतलब बुक जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, बुक टेबल पे रखी हुई है, और जो टेबल है वो उस पे बुक पे रिएक्ट कर रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको रिएक्शन कहेंगे। बुक एक्शन कर रही है और टेबल रिएक्शन कर रही है। दूसरी एग्जांपल है, वो कहता है कि आप ना एक बलून लें, ठीक है, बलून लें, जब उसको आप छोड़ देंगे ना, मतलब एक बलून लें, उसमें हवा बने, ठीक है, जब उसको छोड़ देंगे ना तो उसमें से सारी हवा निकल जाएगी। जब हवा निकल जाएगी तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा। कहता है इस एग्जांपल के अंदर जो है एक्शन ये है कि हवा जो है बलून से निकल रही है, जैसे ही हम इसको फ्रीली छोड़ेंगे, सही है। उसके बाद जो है वो कहता है कि रिएक्शन, एक्शन ये कि जब हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें से सारी हवा निकल जाएगी, सही है। और इसका रिएक्शन ये है, रिएक्शन जो एयर है ना, एयर का रिएक्शन की बिना पे जो बलून है ना, जो हवा है, एयर के रिएक्शन के बिना पे जो हवा है अंदर से बलून के अंदर से निकलेगी, सही है, उसके वो बलून पे ऐड करेगी, इसके नतीजे में बलून जो है फॉरवर्ड मूव करेगा, सही है। एक्शन क्या है, हमने हवा को बाहर निकाल दिया, ठीक है, बलून से, और रिएक्शन ये है कि उस रिएक्शन ये है कि एयर के रिएक्शन की वजह से बलून जो है आगे को फॉरवर्ड मूव कर रहा है, सही है। आगे जो है, लेट मी सी, आगे जो है टॉपिक बाय द नेम ऑफ टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन, टेंशन की डेफिनेशन है द फोर्स
the force exerted by the string when it is pulled in opposite direction. When it is pulled in opposite direction. नहीं, the force exerted by string when it is subjected to pull. String when it is subjected to pull. क्या मतलब है इस चीज से? यानी कि हम किसी स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे ना तो उसके बिना पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है, उसको टेंशन कहते हैं, ठीक है। इसको समझाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको समझाने का तरीका ये है, एक और डेफिनेशन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है। इसको समझाने का तरीका ये है कि सपोज ये फॉर्मूला है, टेंशन जो है इक्वल होता है वेट के, और वेट आप लोगों को मालूम है कि mg के इक्वल होता है, सही है। तो वेक्टर क्वांटिटी है टेंशन, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका SI यूनिट है न्यूटन, सही है। उसके अलावा जो है अगर टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है वो वेट से ज़्यादा होगी तो बॉडी जो है अपवर्ड मूव करेगी, और अगर टेंशन जो है वेट से कम होगी तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, और अगर टेंशन जो है वेट के इक्वल होगी तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, सही है। ये कंडीशंस कुछ उन्होंने दी हुई हैं। अब उन्होंने आगे समझाने के लिए हमें एक एग्जांपल दी है, सही है, एक उन्होंने एग्जांपल दी है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह करके इधर एक पुली लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग के थ्रू जो है एक मास A है, एक मास B है। वो कहता है कि सपोज करें आप दो बॉडीज हैं, सही है, A को आप A सपोज कर लें, A को B सपोज कर लें, ठीक है, और उनका मास जो है m1, A का मास m1, B का मास m2 है, ठीक है। वो कहता है m1 का मास जो है वो ग्रेटर है m2 से, सही है। और जो है अपना बॉडी A जो है, स्ट्रिंग जो है वो पास आउट कर रही है फ्रिक्शनलेस पुली से, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसमें फ्रिक्शन कोई नहीं है, सही है। उसके बाद वो कहता है कि जो बॉडी A है वो हैवियर है, बॉडी A जो है वो हैवियर है बॉडी B से, जिसकी बिना पे ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहता है कि एक्सेलरेशन को आप सपोज कर लें कि एक्सेलरेशन है A के इक्वल, ठीक है। तो इसमें कहता है कि बॉडी B को जो है दूसरी तरफ हम लोगों ने अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग के, ठीक है, उसकी भी एक्सेलरेशन A है। तो पुली जो है फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में भी सेम रहेगी, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। तो कहता है कि सपोज कर ले टेंशन P है और जो बॉडी A है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, इसलिए इसका वेट जो है ना m1g, W इज इक्वल टू m1g, ठीक है। इसका वेट जो है ग्रेटर है टेंशन से, m1g इज ग्रेटर देन टेंशन T, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर अच्छा इसकी जो m1g जो है ना वेट है, ठीक है, वो ज़्यादा है टेंशन से, सही है। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, उसमें ये देखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A, फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे वेट, जितना वेट है उसका उसमें से टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है, टेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है ना, तो जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही होगी इसका मतलब ये है कि टेंशन कम है और वेट ज़्यादा, तो वेट में से टेंशन को निकाल देंगे, ठीक है,
फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बनेगा F1 इज इक्वल टू वेट है m1g माइनस टी, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी, यानी कि फोर्स वन इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, यानी कि जो वेट है ना उसमें से टेंशन को निकाल देंगे, क्योंकि वेट ज़्यादा है टेंशन को उसमें से निकाल देंगे। तो F1 इज इक्वल टू m1g, ठीक है, m1g माइनस टी। तो हमें पता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है, सही है। F इज इक्वल टू m1a हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो F1 की जगह हम लोग डाल देंगे m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, सही है। उसके बाद जो है इसको हम क्वेश्चन 1 सपोज कर लेंगे, सही है। उसके बाद जो है बॉडी बी वो कहता है कि आप लोगों को जैसे मालूम है कि बॉडी बी जो है अपवर्ड मूव कर रही है, सही है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया। बॉडी बी अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए जो वेट है वो कम है टेंशन से, ठीक है। इस बिना पे हम लोग जो है वो टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे। F2 इज इक्वल टू टी माइनस W2, और भी बनेगा F2 इज इक्वल टू टी माइनस M2G, सही है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी सपोज कर लेंगे, F2 को लिख लेंगे F2 इज इक्वल टू M2A। तो ये स्पेस थोड़ी कम हो गई, अच्छा, तो ये बनेगा M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G, दैट इज नंबर 2, सही है। अब हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास आई थी, ये क्वेश्चन 2 है, और m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, दैट इज इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करने के नतीजे में हमारे पास ये आएगा, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, इस साइड को दोनों को ऐड कर लेंगे और इस साइड दोनों को ऐड कर लेंगे। m1a एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सही है। तो एडिंग m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, सही है। तो ये इससे कट गया, t और t से कट गया, तो हम लोग m1 प्लस m2a को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा m1 माइनस m2g को कॉमन ले लेंगे, सही है। उसके बाद जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये a है, सही है। उसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन 2 से। पहले हम लोगों ने इनको ऐड किया था, क्वेश्चन 1 को डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन 2 से बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट टेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन 2 से डिवाइड कर लेंगे, m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g, ठीक है। एक्सेलरेशन से कट गया, तो ये बनेगा m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g, सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 इंटू टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू m1g माइनस टी, सही है। उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस थोड़ी कम हो गई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा m1 t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। तो ये बनेगा m1 t प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g, सही है। तो इसके बाद हम लोग ये दोनों को है, ठीक है, इसमें से t को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इसमें g को कॉमन ले नहीं m1, हाँ, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, बनेगा 2m1 m2
जी। तो उसके बाद T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये T की वैल्यू आ गई टेंशन की। तो वो कहता है कि ये जो अब अरेंजमेंट है ना, इसको कहते हैं एटवुड मशीन। ठीक है, अगर कोई सवाल आ जाए कि व्हाट इज एटवुड मशीन, ठीक है, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना, T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, एटवुड मशीन। ठीक है। तो वो कहता है कि इसको एक मिनट है, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड एक्सेलरेशन g ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग द गिवन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग द नहीं, इसको नहीं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन का फॉर्मूला है g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू a। ठीक है। एटवुड मशीन क्या है? एटवुड मशीन एक ऐसी मशीन है जिसको यूज करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो कि ग्रेविटी की बिना पे होती है, ठीक है, उसके लिए एटवुड मशीन यूज करते हैं। और फॉर्मूला है g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू a। ठीक है। एटवुड मशीन एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अनइक्वल मैसेज होते हैं, डिफरेंट मैसेज होते हैं। सही है। और उसमें जो है हम लोग जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको स्ट्रिंग्स के दोनों तरफ अटैच करते हैं और फ्रिक्शनलेस पुली पे, जिस तरह मैंने पहले पढ़ाया था, फ्रिक्शनलेस पुली पे उसको स्ट्रिंग के दोनों तरफ अटैच करते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाफिज़।